Hello everyone, welcome back. I hope you are doing well. Friends, today we will discuss a topic agonist and antagonist. ये हम लोग आज एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट पढ़ने जा रहे हैं। एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट जो है हमारे लिए हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपका थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से भी और प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी। आपका प्रैक्टिकल में वाइवा में एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट के बारे में पूछा जाता है। तो आज हम लोग एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट को समझेंगे, ये क्या होता है। फ्रेंड्स, एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट के बारे में हम लोग जानते हैं, जैसा कि हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। क्या एगोनिस्ट जो है क्या करता है, इफेक्ट जो है सेम इफेक्ट पर प्रोड्यूस करता है, मतलब लाइक इफेक्ट पर प्रोड्यूस करेगा। और एंटागोनिस्ट जो है अपोजिट इफेक्ट पर प्रोड्यूस करेगा, जो कि मिसकंसेप्शन है। आज उसी मिसकंसेप्शन को क्लियर करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं और अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो है हम लोग एगोनिस्ट को देखेंगे। जो एगोनिस्ट क्या होता है, एगोनिस्ट क्या होगा। फ्रेंड्स, इसको ये टर्म को जानने से पहले, एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट को जानने से पहले हम लोग ड्रग ड्रग रिसेप्टर और क्या इफेक्ट पर, इसका जो एक ये क्या बोलते हैं फ्लो डायग्राम है, फ्लो, उस पर हम लोग पहले आते हैं। वहीं से समझेंगे जो एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट क्या होता है। क्या होगा, ड्रग है, ये क्या करेगा, रिसेप्टर से बाइंड कर जाएगा और इसके बाद क्या होगा, इफेक्ट इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा या उसको हम लोग रिस्पॉन्स भी बोलते हैं। जो बोलिए, इफेक्ट्स या रिस्पॉन्स। ड्रग है, कोई ड्रग है, ड्रग एक पर्टिकुलर रिसेप्टर से बाइंड किया और इफेक्ट प्रोड्यूस करिए। अब यहाँ पे दो स्टेप है, क्या है, स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 1 क्या है, स्टेप नंबर 1 जो है, ड्रग क्या करता है, रिसेप्टर से बाइंड करता है। बाइंड करने को इसको क्या बोलते हैं, स्टेप 1 को क्या बोलते हैं, एफिनिटी। एफिनिटी बोलते हैं। एफिनिटी का मतलब क्या होता है, कॉमन बोलचाल में अफेक्शन, लव, मतलब एक दूसरे को नजदीक आने को, एक दूसरे से मिलने को, एक दूसरे से बॉन्ड होने को एफिनिटी बोलेंगे। तो ड्रग जो है रिसेप्टर से मिला, बॉन्ड किया, तो उसको क्या बोलेंगे, एफिनिटी। एफिनिटी हुआ। दूसरा क्या है, दूसरा स्टेप में क्या होता है, जब रिसेप्टर से ड्रग जो है रिसेप्टर से बाइंड हो जाता है, तो रिसेप्टर में कन्फर्मेशनल चेंजेस होता है, रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाता है, स्टिमुलेट हो जाता है। ये लेकिन अगर ये क्या है, ड्रग जो है बाइंड किया रिसेप्टर से, रिसेप्टर में चेंजेज हुआ, एगोनिस्ट है, लिगैंड है, इसको तो क्या करेगा, उसको स्टिमुलेट करेगा, एक्टिवेट करेगा, और उसके बाद क्या करेगा, इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। और ये अगर ड्रग एगोनिस्ट है तो, एगोनिस्ट है तो क्या होगा, दो में क्या होगा, दो में क्या है, इंट्रिंसिक। फिर से समझते हैं, ड्रग जो है रिसेप्टर से बाइंड करेगा, रिसेप्टर में चेंजेज आएगा। अगर ये ड्रग एगोनिस्ट है तो रिसेप्टर में क्या होगा, रिसेप्टर को क्या कर देगा, एक्टिवेट कर देगा, स्टिमुलेट कर देगा, और उससे क्या होगा, फिर इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। तो नंबर 2 को क्या बोलते हैं, इंट्रिंसिक एक्टिविटी। इंट्रिंसिक एक्टिविटी, इंट्रिंसिक एक्टिविटी। अब इसी दो क्राइटेरिया पे हम लोग एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट को डिवाइड करते हैं। कैसे होगा, एगोनिस्ट क्या और एंटागोनिस्ट को कैसे डिवाइड करेंगे, इसी दो क्राइटेरिया से। ड्रग जब बाइंड करेगा रिसेप्टर से तो उसको क्या बोलते हैं, एफिनिटी। तो एफिनिटी जो है, दोनों एफिनिटी होगा। किसका, हम लोग अभी एगोनिस्ट की बात कर रहे हैं, एगोनिस्ट की बात कर रहे हैं। एगोनिस्ट में क्या होगा, एफिनिटी होगा, एफिनिटी होगा। एगोनिस्ट में क्या होगा, एफिनिटी पॉजिटिव होगा, क्योंकि अगर एफिनिटी नहीं होगा तो ड्रग रिसेप्टर से बाइंड ही नहीं करेगा। तो ड्रग को रिसेप्टर से बाइंड करने के लिए एफिनिटी का होना जरूरी है।
जितना एफिनिटी ज़्यादा होगा उतना क्लोजली ड्रग जो है रिसेप्टर से बाइंड करेगा। ठीक है। दूसरा दूसरा क्या होगा, इंट्रिंसिक एक्टिविटी जो है ये भी होगा। जब ये इंट्रिंसिक एक्टिविटी होगा तभी वो इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। अगर इंट्रिंसिक एक्टिविटी नहीं होगा तो ये इफेक्ट नहीं प्रोड्यूस करेगा। तो दो दो क्राइटेरिया होना जरूरी है, ड्रग को रिसेप्टर से बाइंड होना जरूरी है पहले, एफिनिटी होना जरूरी है, और दूसरा इंट्रिंसिक एक्टिविटी को भी होना जरूरी है इफेक्ट प्रोड्यूस होने के लिए। तो एगोनिस्ट के लिए, एगोनिस्ट को ये दोनों क्राइटेरिया को फुलफिल करता है। इसी वजह से क्या होगा, रिसेप्टर से बाइंड भी करता है और इफेक्ट भी प्रोड्यूस करता है। अब आते हैं, देखते हैं अब इसमें है जो इसमें भी सब कैटेगराइज है, एगोनिस्ट में भी। एगोनिस्ट में सब कैटेगराइज कैसे होता है ये देखते हैं। अब अभी इसी पर देखते हैं। तो इसको पहले बोलते हैं फुल एगोनिस्ट। फुल एगोनिस्ट ये क्या होता है, फुल एगोनिस्ट में, फुल एगोनिस्ट, फुल एगोनिस्ट में क्या होगा फ्रेंड, फुल एगोनिस्ट में क्या होगा, एफिनिटी तो होगा ही होगा, एफिनिटी, एफिनिटी तो होगा क्योंकि बिना एफिनिटी के बाइंड ही नहीं कर पाएगा रिसेप्टर पे। और दूसरा इंट्रिंसिक एक्टिविटी क्या होगा, इसको आई से हम लोग इंट्रिंसिक एक्टिविटी, अब आई लिखेंगे तो इसका मतलब क्या होगा, इंट्रिंसिक एक्टिविटी। आइए, इंट्रिंसिक एक्टिविटी क्या होगा, 100% होगा, फुल होगा, मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम होगा। इसको अगर हम लोग 10 मान लें तो ये मैक्सिमम, अगर 10 को 100% मान लें तो ये 10 होगा इसका। ठीक है, मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम एफिनिटी, एफिनिटी होगा, और इंट्रिंसिक एक्टिविटी जो है मैक्सिमम होगा। अगर उसको 10 मान लेते हैं तो मैक्सिमम 10 होगा। तो ये क्या होगा, फुल एगोनिस्ट, क्या हो जाएगा, फुल एगोनिस्ट। दूसरा क्या होगा, पार्शियल एगोनिस्ट। पार्शियल एगोनिस्ट नाम से ही है, पार्शियल है मतलब फुल नहीं है, पार्शियल है। इसमें क्या होगा, इसका एफिनिटी जो है, एफिनिटी तो होगा ही होगा, एफिनिटी तो सबको होगा, जो रिसेप्टर से बाइंड कर रहा है उसमें एफिनिटी होगा। हम लोगों ने देखा जो रिसेप्टर से बाइंड हो, एफिनिटी रहेगा तभी रिसेप्टर से बाइंड हो रहा है, तो एफिनिटी तो होगा ही। और इंट्रिंसिक एक्टिविटी क्या होगा, जो इफेक्ट प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी है, इंट्रिंसिक एक्टिविटी क्या होगा, ये सब मैक्सिमल होगा, सब मैक्सिमल होगा, मतलब लेस देन 10 होगा, 10 से कम होगा। अगर हम बात कर लिया जाए 0 से 10 के बीच में तो इसका क्या होगा, 0 से लेस देन 10, 0 से ज्यादा होगा लेकिन मोर देन 0 और 10 से कम होगा। ठीक है, मोर देन 0 और लेस देन 10, इसको क्या बोलेंगे, सम मैक्सिमल। सम मैक्सिमल इंट्रिंसिक एक्टिविटी होगा, किसका होगा, पार्शियल एगोनिस्ट का होगा। और तीसरा में इनवर्स एगोनिस्ट, ये नाम से इनवर्स लगा रहा है। इनवर्स का मतलब क्या होता है, रिवर्स, इनवर्स। ठीक है, इनवर्स एगोनिस्ट। ठीक है, इनवर्स से क्या मालूम पता चल रहा है, नाम से ही, टर्मिनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। इनवर्स मतलब रिवर्स, उल्टा। अब ये उल्टा हो गया, अब ये क्या होगा, उल्टा हो गया। यहाँ क्या होगा, अपोजिट हो गया, अपोजिट हो गया। ये इनवर्स में क्या मतलब हो गया, अपोजिट, अपोजिट हो गया। तो एफिनिटी क्या होगा, होगा पॉजिटिव होगा, एफिनिटी होगा ही होगा। और इंट्रिंसिक एक्टिविटी क्या हो जाएगा, इंट्रिंसिक एक्टिविटी कितना हो जाएगा, लेस देन 0 हो जाएगा, लेस देन 0 मतलब किस में होगा, निगेटिव होगा, निगेटिव होगा, लेस देन 0 होगा। क्या होगा, लेस देन 0 होगा इंट्रिंसिक एक्टिविटी। और एफिनिटी जो है पॉजिटिव होगा। जब तक एफिनिटी नहीं होगा, हम लोग जान रहे हैं कि बाइंड नहीं करेगा, तो बाइंड होगा, बाइंड तो करेगा ही, इसलिए एफिनिटी तो होगा। इंट्रिंसिक एक्टिविटी जो है लेस देन 0 हो जाएगा, तो क्या होगा, लेस देन 0 का मतलब निगेटिव होगा।
निगेटिव होगा, इसलिए जो है इन्वर्स एगोनिस्ट जो है वो ऑपोजिट इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, एंटागोनिस्ट नहीं करता है, जो कि मिसकंसेप्शन है। क्या होता है एंटागोनिस्ट, क्या करता है, जो आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो क्या हो गया, इन्वर्स एगोनिस्ट जो है ऑपोजिट करेगा, जो एगोनिस्ट का ऑपोजिट इफेक्ट कौन करेगा, एंटागोनिस्ट करेगा, इन्वर्स एगोनिस्ट करेगा। ऑपोजिट एगोनिस्ट का ऑपोजिट इफेक्ट कौन करेगा, कौन करेगा, इन्वर्स एगोनिस्ट करेगा। तो इन्वर्स एगोनिस्ट का एफिनिटी भी है और इंट्रिंसिक एक्टिविटी जो है लेस देन 0 है, मतलब नेगेटिव हो गया। तो ये हम लोगों ने एगोनिस्ट के बारे में पढ़ा। एगोनिस्ट का क्या है, एफिनिटी और इंट्रिंसिक एक्टिविटी के हिसाब से उसको सब कैटेगराइज कर लिया। चलिए अब देखते हैं एंटागोनिस्ट का। एंटागोनिस्ट को देखिए आप, एंटागोनिस्ट में क्या होगा, एंटागोनिस्ट में क्या होगा, एंटागोनिस्ट में क्या होगा फ्रेंड, एफिनिटी क्या होगा, एफिनिटी क्या होगा, बोलिए जल्दी, एफिनिटी होगा क्योंकि रिसेप्टर से ये बाइंड कर रहा है। और इंट्रिंसिक एक्टिविटी क्या होगा, इंट्रिंसिक एक्टिविटी कितना होगा, 0 होगा। वेरी गुड, 0 होगा, 0 होगा। जब इंट्रिंसिक एक्टिविटी 0 हो गया तो क्या ये इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, नहीं करेगा। क्या ये इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, नहीं करेगा। तो इसका इफेक्ट क्या होगा, 0 होगा, नो इफेक्ट। इसका इफेक्ट क्या होगा, नो इफेक्ट। ऑपोजिट की तो दूर की बात है, ऑपोजिट इफेक्ट तो होगा ही नहीं, नो इफेक्ट, कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। तो एंटागोनिस्ट का कोई इफेक्ट नहीं होता है क्योंकि इसका इंट्रिंसिक एक्टिविटी जो है 0 है। ये आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में इसी तरीके से पैटर्न बना करके आएगा। तो क्या होगा, एंटागोनिस्ट का एफिनिटी जो है प्लस में होगा, पॉजिटिव होगा, है होगा, लेकिन इंट्रिंसिक एक्टिविटी जो है एंटागोनिस्ट का 0 होगा, इसलिए इसका कोई इफेक्ट नहीं प्रोड्यूस करेगा, ये कोई इफेक्ट नहीं प्रोड्यूस करेगा। तो फिर क्या कर देगा, ये रिसेप्टर को एगोनिस्ट के लिए ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से जो है हमारे एंडोजिनस मॉलिक्यूल्स जो है जो उस पर आकर के बाइंड नहीं करेगा और उसको कोई इफेक्ट ही नहीं, एगोनिस्ट के इफेक्ट को ब्लॉक करने के लिए ये एंटागोनिस्ट जो है, इससे क्या होगा, हमारे सिस्टम जो है एक बैलेंस सिस्टम बना हुआ है। जो ऑटोनोमिक है तो वहाँ पर दो है, सिंपैथेटिक है, पैरासिम्पैथेटिक, दो बैलेंस बना हुआ है। हर जगह एक बैलेंस सिस्टम बना हुआ है। अगर एक सिस्टम ब्लॉक हो रहा है तो दूसरा सिस्टम जो है अनओपोज्ड हो जाएगा, जिसके अनओपोज्ड होने की वजह से जो है वो इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। जो कि अपोज्ड बैलेंस सिस्टम है, तो एक जो है दूसरे को बैलेंस किया हुआ है, एक सिस्टम को ब्लॉक कर देने से दूसरा सिस्टम जो अनओपोज्ड हो जाता है, जिसकी वजह से इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। हमें लगता है जो अपोजिट इफेक्ट प्रोड्यूस हुआ एंटागोनिस्ट की वजह से, जो कि ऐसा नहीं है। एंटागोनिस्ट जो है कोई इफेक्ट नहीं प्रोड्यूस करता है। उम्मीद है कि यह कंसेप्ट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे से हम लोग यही जानेंगे जो एंटागोनिस्ट का कोई इफेक्ट नहीं होता। अब थोड़ा सा और जानते हैं जो एंटागोनिस्ट कितने तरह का होता है, एंटागोनिस्ट के टाइप्स को पढ़ लेते हैं। एंटागोनिस्ट कितने तरह का हो सकता है, कितने तरह का हो सकता है, क्या क्या हो सकता है एंटागोनिस्ट का, कॉम्पिटिटिव, कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट, दूसरा क्या हो सकता है, नॉन कॉम्पिटिटिव, एंटागोनिस्ट, तीसरा फिजियोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल एंटागोनिस्ट, और चौथा केमिकल एंटागोनिस्ट। ये आपका शॉर्ट नोट्स में भी आता है, एग्जाम में भी, प्रोफेशनल एग्जाम में भी आएगा और ऑब्जेक्टिव में तो आ ही सकता है। तो चलिए देखते हैं जो कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट क्या होगा। कॉम्पिटिटिव का मतलब नाम से ही कंपटीशन देगा। किसको देगा कंपटीशन, किसको देगा, एगोनिस्ट को देगा। जो एगोनिस्ट का रिसेप्टर है, ये रिसेप्टर एगोनिस्ट का है, ठीक है, ये एगोनिस्ट का रिसेप्टर है, यहाँ पर आकर के बाइंड कर जाएगा कौन, जो एंटागोनिस्ट है, कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट है। कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट यहाँ करके
बाइंड कर जाएगा और उसको एगोनिस्ट को बाइंड नहीं करने, उसके साइट को ब्लॉक कर देगा। जहाँ वो एगोनिस्ट बाइंड कर रहा है वहीं पर आकर के एंटागोनिस्ट आकर के बाइंड कर जाएगा, जिसकी वजह से जो है अब एगोनिस्ट वहाँ पर बाइंड नहीं कर पाएगा, रिसेप्टर को स्टिमुलेट नहीं कर पाएगा। दूसरा ये कॉम्पिटेटिव का क्या मतलब है, कॉम्पिटेटिव क्या होता है, रिवर्सेबल होगा। अगर कंसंट्रेशन एगोनिस्ट का बढ़ता ही रहेगा, ये सरमाउंटेबल होगा। जब उसका कंसंट्रेशन एगोनिस्ट के कंसंट्रेशन जो है एंटागोनिस्ट के कंसंट्रेशन से ज़्यादा हो जाएगा, तो अब क्या करेगा, एगोनिस्ट जो है एंटागोनिस्ट को वहाँ से रिप्लेस कर देगा। फिर से समझिएगा, एंटागोनिस्ट जब रिसेप्टर को ब्लॉक कर देगा, हाँ अब एगोनिस्ट बाइंड नहीं कर पाएगा, लेकिन कुछ समय के बाद जब एगोनिस्ट का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा किससे, एंटागोनिस्ट के कंसंट्रेशन से, तो क्या कर देगा, एंटागोनिस्ट को उस अपने जगह से रिप्लेस कर देगा। अब वह जगह को खाली करवा देगा। बाहुबली हो गया ना भाई, जिसकी ताकत उसकी ताकत अब ज़्यादा हो गई, तो उसको ज़्यादा निकलो मेरे घर से, उसे घर को कब्जा किए हुआ है, वो अपने घर से निकलवा देगा। तो इसको क्या बोलते हैं, सरमाउंटेबल रिवर्सेबल बोलते हैं, कम्पिटेटिव रिवर्सेबल सरमाउंटेबल इफेक्ट, ये एंटागोनिस्ट हो गया। जो कि जनरली जो हम लोग जितना भी पढ़ते हैं एड्रेनर्जिक बीटा ब्लॉकर ये सब जितना भी पढ़ते हैं सब क्या होता है, कम्पिटेटिव में आता है, कम्पिटेटिव हो गया। नॉन कम्पिटेटिव क्या होगा, नॉन कम्पिटेटिव जो है वो आपको रिसेप्टर साइट का, जहाँ एगोनिस्ट का साइट होता है वहां पर नहीं बाइंड करता। वो एक एग्जांपल से देख लीजिए, ये सपोज ये जो है, ठीक है, ये रिसेप्टर है, यहाँ पर एगोनिस्ट बाइंड करता है, तो ये जो कम्पिटेटिव तो यहाँ पर बाइंड करेगा उसके साइड पे, लेकिन नॉन कम्पिटेटिव दूसरे साइड पर आकर के बाइंड कर जाएगा, यहाँ आकर के बाइंड कर जाएगा, जिससे क्या होगा, इसके साइड इसको चेंज कर देगा। अब वो इस तरीका से बना देगा, मॉडिफाई कर देगा रिसेप्टर के साइट को, जहाँ एगोनिस्ट बाइंड कर रहा होता है अब वहाँ पर वो बाइंड कर ही नहीं पाएगा, वो उसके साइट को ही चेंज कर देता है, उसके साइट को उसके घर में नहीं बाइंड करता, वो जहाँ पर एगोनिस्ट बाइंड करता है वहाँ वो बाइंड नहीं करता, दूसरे साइट पे बाइंड करता है, लेकिन उसको कन्फर्मेशनल चेंज कर देता है, जिससे अब वहाँ पर एगोनिस्ट को बाइंड कर ही नहीं पाता है। अब क्या होगा, जब एगोनिस्ट बाइंड नहीं कर पाएगा तो फिर रिसेप्टर को स्टिमुलेट नहीं करेगा, इफेक्ट नहीं प्रोड्यूस कर पाएगा। इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, नॉन कम्पिटेटिव, नॉन कम्पिटेटिव। और दूसरा है जब इसका इससे जो है अगर एगोनिस्ट का कंसंट्रेशन बढ़ता भी है तो उसको रिप्लेस नहीं कर पाएगा, उसको रिप्लेस नहीं करता, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इरिवर्सेबल। इरिवर्सेबल नॉन कॉम्पिटेटिव हो गया, नॉन सरमाउंटेबल हो गया। इसके कंसंट्रेशन बढ़ने से भी जो है वो जो एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट जो बाइंड किया हुआ है नॉन कॉम्पिटेटिव, उसको वो रिप्लेस नहीं कर पाता है, इसी वजह से इसको इरिवर्सिबल बोलते हैं, नॉन कॉम्पिटेटिव बोलते हैं। इसमें जैसे फेनॉक्सीबेंजामिन जो है, जो अल्फा अल्फा ब्लॉकर है, नॉन सेलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर है, और पढ़िएगा जो आगे पढ़ेंगे हम लोग तो डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल पढ़ेंगे। उसको नॉन कॉम्पिटेटिव क्या बोलते हैं, नॉन कॉम्पिटेटिव इरिवर्सिबल एंटागोनिस्ट। चलिए, फिजियोलॉजिकल एंटागोनिस्ट जो बहुत कॉमन चीज़ है, एग्जाम में भी पूछा जाता है, वाइवा में भी पूछा जाता है और ऑब्जेक्टिव में भी आता है। फिजियोलॉजिकल एंटागोनिस्ट का मतलब क्या होता है, फिजियोलॉजिकल एंटागोनिस्ट का मतलब हो गया जो ये दोनों अलग अलग रिसेप्टर से बाइंड करेगा, इफेक्ट जो है अपोजिट प्रोड्यूस करेगा, लेकिन रिसेप्टर अलग अलग होगा, दोनों का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है अलग अलग रिसेप्टर से होगा, लेकिन इफेक्ट जो है अपोजिट होगा। इफेक्ट क्या होगा, अपोजिट होगा, लेकिन अलग अलग रिसेप्टर से बाइंड करके होगा। जैसे कि एनाफाइलैक्सिस में क्या देते हैं, एड्रेनालिन, एड्रेनालिन दिया आपने, एड्रेनालिन बीटा 2 रिसेप्टर से बाइंड किया, कहाँ पे, ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स में, बीटा 2 रिसेप्टर से, और ब्रोंको डायलेटेशन करवा दिया, और इफेक्ट है, लेकिन यहाँ पर हम लोग ब्रोंकस से समझ ले, ब्रोंकियल स्मूथ मसल से समझ रहे हैं, ब्रोंको डायलेटेशन, ब्रोंको डायलेटेशन करवा दिया, बीटा 2 रिसेप्टर से बाइंड किया और ब्रोंको डायलेटेशन करवा दिया एड्रेनालिन। लेकिन ब्रोंकियल क्या एनाफाइलेक्सिस में होता क्या है, उसमें हिस्टामिन निकलता है, हिस्टामिन का सेक्रेशन होता है, एनाफाइलेक्सिस में हिस्टामिन आया और क्या करता है, हिस्टामिन रिसेप्टर से बाइंड करके, कौन सा, H1 रिसेप्टर से, और क्या कराता है, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन कराता है,
फिर से समझिए, एनाफाइलेक्सिस में क्या होता है, हिस्टामिन का सेक्रेशन होता है, रिलीज होता है, हिस्टामिन रिलीज हुआ, हिस्टामिन जो है H1 रिसेप्टर से बाइंड करके क्या कराता है, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन कराता है। ये किस में होता है, एनाफाइलेक्सिस में। लेकिन उसका ट्रीटमेंट हम लोग किससे दिया, क्या दिया, एड्रेनालिन दिया। एड्रेनालिन क्या किया, बीटा 2 रिसेप्टर से बाइंड किया और ब्रोंको डायलेटेशन करवाया। तो और इसका ऑपोजिट इफेक्ट, ऑपोजिट हो गया, ट्रीटमेंट हो गया, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन का ऑपोजिट ब्रोंको डायलेटेशन करवा दिया, जो हम लोग चाह रहे थे, ब्रोंको डायलेटेशन हो गया। लेकिन ये रिसेप्टर जो है दोनों का अलग अलग है। ये H1 रिसेप्टर से बाइंड करके ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन करवा रहा था, और ये अपना अलग बीटा 2 रिसेप्टर से बाइंड करके ब्रोंको डायलेटेशन करवाया। रिसेप्टर अलग अलग है, लेकिन इफेक्ट जो है ऑपोजिट है। दैट इज कॉल्ड फिजियोलॉजिकल एंटागोनिस्ट। इसको इसलिए फिजियोलॉजिकल एंटागोनिस्ट बोलते हैं। और केमिकल एंटागोनिस्ट में क्या होगा, केमिकल एंटागोनिस्ट का एग्जाम्पल हम लोग ये समझेंगे, जो न्यूट्रलाइजेशन वाला जो है, जो एंटा एसिड है, एसिड सेक्रेशन हुआ, एसिड है स्टोमक में, एसिड को न्यूट्रलाइज कर दिया, एंटा एसिड देते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं, तो क्या होगा, एसिड जो इफेक्ट है एसिड का, उसका इफेक्ट वो खत्म, मिनिमाइज हो जाता है, खत्म कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है। दैट इज कॉल्ड एंटा एसिड का जो एग्जाम्पल है वो आपका क्या होगा, केमिकल एंटागोनिस्ट में आ जाएगा। तो ये सारा चीज, ये चीज हम लोग ना एंटागोनिस्ट के बारे में पढ़े। और एगोनिस्ट के ये छोटा टॉपिक था, लेकिन कंसेप्चुअल टॉपिक था और इम्पोर्टेंट टॉपिक था, जो हर जगह पूरा सिस्टमिक फार्माकोलॉजी जब पढ़ेंगे, सिस्टम पढ़ेंगे, ये आपका आना ही चाहिए, ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, तभी आपको ड्रग का मैकेनिज्म समझ में सही से आ पाएगा। उम्मीद है कि ये कंसेप्ट आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा दोस्तों को भी शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, और इसी तरीके के जुड़िए। और आगे हम लोग, आज फार्माकोडायनामिक्स एंड हो रहा है, अब से सिस्टमिक फार्माकोलॉजी, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।